और होली के दिन ही अकबर का अटैक हुआ था चित्तौड़ में, जब फोर्ट का सीज टूट जाता है। और होलिका दहन का वो दिन है जब ये राजपूती महिलाएं जौहर कमिट करती हैं। और अगले दिन जो कि होली का दिन है, जहाँ पे रंग खेलते हैं हम, और पहले दिन होलिका दहन होती है। अगले दिन जितने भी राजपूत थे केसरिया बांध करके शाखा लगाते हैं। शाखा मतलब वो शाखा नहीं जो आरएसएस लोग समझेंगे, जौहर शाखा मिल करके आता है। मतलब तलवार और चूड़ी एक साथ आती हैं। चूड़ी का मतलब है जो उन्होंने पहले जो जौहर किया, और अगले दिन वो तलवार लेकर के निकल जाते हैं। तलवार किसी के पास जो भी हथियार थे, क्योंकि वो आम लोग थे जो फाइनली लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि राजपूत सारे मारे जा चुके हैं जो सोल्जर्स हैं। आपको मैं शुभकामनाएं दूं, बधाई दूं, या मैं यह प्रश्न पूछूं कि बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों? अ, बाबर से इतनी मोहब्बत इसीलिए है क्योंकि मैं उस दौर का जन्मा हुआ बच्चा हूँ जब भारत पूरी तरह से बाबर को लेकर चार्जड अप था। लोगों के मन में यही विचार चलता था कि क्या हो रहा है, 1992 में क्या घटनाएं थी अयोध्या को लेकर के। और ये वो दौर था जब सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, और मैं उस वक्त 4 साल का बालक था। और उस वक्त जो आपके साथ आपके मेमोरी में आगे बढ़ के जाता है वो चाचा चाचियों की बातें हैं। तो उस वक्त जो चर्चा का विषय हमेशा होता था वो यही सब रहता था, तो वो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड करता गया। और उस समय दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था, अकबर द ग्रेट। तो वहाँ पे भी मैंने अकबर का एक पोर्ट्रेयल देखा था। और उसके साथ साथ मुगल आज़म का ब्लैक एंड वाइट फिल्म दूरदर्शन पे रात को 9 बजे मैंने देखा था, मुझे अभी भी याद है। और दिलीप कुमार का पोर्ट्रेयल एज अ सलीम, अकबर का पोर्ट्रेयल थ्रू पृथ्वीराज कपूर। तो ये सारी मेमोरीज थी। और उसके साथ साथ जब चीज़ें आगे बढ़ती गई, और बाबर, अकबर, हुमायूं टीवी स्टूडियोज़ में भी इंटर कर चुके थे। एज इन कई बार तो ऐसा लगता था कि शायद वही इलेक्शन लड़ने वाले हैं इस बार। वो उन्हीं कई बार ऐसा लगता था कि शायद फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा मुगलों के बीच में। और अभी जो लोग हैं, तो ये हमारे लाइफ के पार्ट एंड पार्शल बने रहे हैं, और ये कभी हमसे दूर हुए नहीं। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी थी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, जब तेजस्वी सूर्या ने कुछ ऐसी बात कही थी जिसको पकड़ करके जावेद अख्तर साहब ने भी कुछ बातें कह दी। फिर वो डिबेट में तब्दील हो गया, और तारिक फ़तेह जी बीच में आ गए। सो बहुत सारे वाद विवाद शुरू हो गए। और उस वक्त मैं एज अ स्केप्टिक चीज़ों को देख रहा था, और मैंने उन सारे सोर्सेज को पढ़ना शुरू किया जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे थे। तो जब वो बोलते थे कि इस दौर में तो भारत का काल बड़ा स्वर्णिम था, तो जिस सोर्स की वो बात कर रहे थे एंगस मैडिसन, उसको निकाल के मैंने देखा। तो एंगस मैडिसन के सोर्स के हिसाब से भारत का वो स्वर्णिम काल नहीं था, वो मुगलों के लिए स्वर्णिम काल था, तिमुरिद के लिए स्वर्णिम काल था। लेकिन जो लोग थे उनके लिए स्वर्णिम काल नहीं था, क्योंकि वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे। उनके टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से वजह से उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे बहुत ही रिग्रेसिव थे। अब ऐसे में मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों को सामने लेकर के आना चाहिए, क्योंकि जब मैं आर्ग्यूमेंट भी देखता था, जो अपोजिंग साइड भी है, जो मुगल को हीरो नहीं मानते हैं, उनके भी जो आर्ग्यूमेंट हमेशा इस बात को लेकर के रहते थे कि वो भारतीय नहीं है, वो भारत के नहीं है, वो आक्रांता है, तो हम उनके बारे में क्यों बात करें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ऑब्जेक्टिव वाद नहीं हो रहा है, ये ज़्यादातर ये छिटाकिशी है। चाहे वो मुगल कैंप से हो या एंटी मुगल हो, ये कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक पूरी सीरीज़ लिखनी चाहिए। और मैंने उसके लिए फ़ारसी सीखी। और जाहिर सी बात थी कि शुरुआत बाबर से ही करनी थी, क्योंकि इस सारे किस्से की शुरुआत तो वहीं से होती है। तो ये बाबर हो चुका है, और जैसा मुझे लगता है कि ये सच में एक मोस्ट डेफिनेटिव बायोग्राफी है बाबर की। और उसके बाद अकबर हुमायूं पे काम जारी है। बाबर की पुस्तक दो हिस्सों में आई है। पहले खंड पे हमने बातचीत की थी जिसमें आपने बहुत सारे तथ्यों पर एक दृष्टि डाली थी, और उस किताब में भी वो बातें लिखी हैं, जैसे तैमूरी वंश से ताल्लुक़ था, न कि मुग़ल जिसको हम कहते हैं वह पूर्णतः मुग़ल थे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। ये दूसरा हिस्सा बाबर को दो हिस्सों में लाने की, और जो ये द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान है, जहाँ से ये असली बात
मुझे लगता है कि बाबर के शुरुआती दौर की बात तो आप उस दौरान भी चर्चाओं में नहीं सुनते रहे होंगे जिस दौरान की बात आप कर रहे हैं। बाबर को यह देश एक आक्रांता के रूप में जिसने भारत पर शासन किया, और बाबरी मस्जिद से जोड़कर देखता रहा है अयोध्या में कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उत्तर भारत के लिए उनकी अहमियत यही थी। ये जो दूसरा खंड है जिसकी आप शुरुआत बड़े ही इंट्रोडक्शन में एक तो कविताओं से आप शुरू करते हैं, और बाबर का जो दूसरा खंड है द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान, उसमें चित्तौड़गढ़ की और जौहर की बात आती है और होली की बात आती है। उस युद्ध की बात आती है जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग शहीद हो गए। वहाँ से आप शुरू करते हैं कि एक आग जो है वो आग किस तरह से धधकती रही रक्षा के लिए, भारतीयता की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। दो हिस्सों में इसको बांटने की आवश्यकता क्यों थी? पहला ये था, अभी अगर हम लार्जली इन दो पुस्तकों को देखेंगे तो पहला खंड जो है वो बाबर के निजी जीवन पे ज़्यादा बेस्ड है। वो बाबर को एक ह्यूमन कैरेक्टर की तरह दर्शाने की कोशिश करता है कि वो आखिर कैसा इंसान था, उसके लाइफ में, उसके ज़िंदगी में किस तरह के चैलेंजेस थे, उसके ज़िंदगी में सिंहासन को पाने की क्या लायकता थी, इसलिए उसको शतरंज का बादशाह भी कहा जाता था। लेकिन वो कुछ हद तक एक बाबर का एक अच्छा दृश्य दिखाया जा रहा था। लेकिन जब बाबर हिंदुस्तान में आता है, और ये क्वेस्ट उसको हमेशा रहता है, भारत की ललक उसको हमेशा से है, क्योंकि उसने बिल्कुल क्लियरली अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। चांदेरी की जो युद्ध होती है, चांदेरी के युद्ध के बाद वो बोलता है कि मैंने दरुल हर्ब को ख़त्म किया है और दरुल इस्लाम को मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, जहाँ पे उसने अपने मकसद को जाहिर कर दिया है। उसने कुछ उसको छुपाने की कोशिश नहीं की है। तो ये जो, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ कि उसने दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की, तो आपको इस बात की आभास हो जाएगी कि इस पूरे पुस्तक में उसके जिहाद को लेकर के ज़्यादा चर्चा है, उसके हिंदुस्तान और हिंदुओं को से उसकी किस तरह की इंटरेक्शन थी उसको लेकर के ज़्यादा चर्चा है। राम मंदिर की चर्चा है, जो शायद सभी के लिए चौंकाने वाली भी हो सकती है बात। और मैंने कविता से शुरुआत इसलिए की, कविता इसमें दो हैं। एक कविता है जो मैं जब प्रोलोग लिख रहा था, प्रस्तावन जो लिख रहा था इस पुस्तक का, तो वो मैंने होली के दिन लिखा था। और जब मैं होली के दिन सोच रहा था तो बहुत सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे कि होली में हम सिर्फ बात करते हैं प्यार मोहब्बत की, ये सारी चीज़ें। लेकिन होली की कहानी शुरू होती है नरसिंह अवतार से। नरसिंह अवतार एक एक फिरोशियस अवतार था जो कि अधर्म का नाश करने के लिए आता है, और होली का वहाँ, और इसका एक फर्दर रिजेम्बलेंस ये है कि होली हमको ये याद दिलाता है कि हमको अपने धर्म के लिए, अपने ड्यूटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। होली उसका भी सूचक है। और होली के दिन ही अकबर का अटैक हुआ था चित्तौड़ में, जब फोर्ट का सीज टूट जाता है। और होलिका दहन का वो दिन है जब ये राजपूती महिलाएं जौहर कमिट करती हैं, और अगले दिन जो कि होली का दिन है, जहाँ पे रंग खेलते हैं हम, और पहले दिन होलिका दहन होती है। अगले दिन जितने भी राजपूत थे केसरिया बांध करके शाखा लगाते हैं। शाखा मतलब वो शाखा नहीं जो आरएसएस लोग समझेंगे, जौहर शाखा मिल करके आता है, मतलब तलवार और चूड़ी एक साथ आती हैं। चूड़ी का मतलब है जो उन्होंने पहले जो जौहर किया, और अगले दिन वो तलवार लेकर के निकल जाते हैं। तलवार, किसी के पास जो भी हथियार थे, क्योंकि वो आम लोग थे जो फाइनली लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि राजपूत सारे मारे जा चुके हैं जो सोल्जर्स हैं। अभी जो है आम राजपूत हैं, वो अकबर की सेना से लड़ने के लिए आते हैं। और इसी वजह से चित्तौड़गढ़ में आज भी लाल होली का बहुत महत्व है। होली के दिन वो लाल होली खेलते हैं। वो ये याद करते हैं चित्तौड़ के इस मैसेकर को, जब वो जौहर हुआ था, जब चूड़ियाँ और तलवारें एक साथ युद्ध लड़ी थी। और मैं बहुत मानता हूँ कि ये क्या थी वो राजपूती महिलाएं, क्योंकि एक कहावत है कि 12 वर्ष, जो एक पोएम है, बहुत वहाँ पे बड़ा फेमस पोएम है, जो इसको मैं पैराफ्रेज करके बोलूँ कि 12 साल तक कुत्ता जीता है,
16 साल तक जीता है सीआर, और सीआर की उम्र 16 साल होती है, और 18 साल से ज़्यादा अगर क्षत्रिय जी जाता है तो उसके जीवन पे धिक्कार है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ वो राजपूती महिलाएं राजपूत बच्चों को बड़ा करती थी। क्या स्टील हार्टेड वुमेन थी वो लोग, कितनी पावरफुल थी। तो मुझे लगा कि इस पुस्तक को मुझे किसी को अगर डेडिकेट करना चाहिए तो उन राजपूती वुमेन को करना चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए जब आज भी जौहर एक कॉवर्डिनेस का सिंबल की तरह लोग उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो हैरम में चली जाती तो ज़्यादा बेटर होता, दिस वॉज अ रिग्रेसिव, इस तरह के थॉट। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही साहसी कदम था जो उन लोगों ने उठाया था, और हम बहुत इंडेप्टेड हैं उन राजपूती फीमेल्स को। आपने बाबर की जो पहली बार जब इंडस को पार किया था और 3 जनवरी से 23 दिसंबर 1519 के बीच की घटनाओं को आपने इसमें बाकायदा तथ्यों के साथ, तिथियों के साथ बातें रखी हैं। ये बाबर का जो भारत पर आक्रमण था और फिर वह वापस चला जाता है, दोबारा जो आता है, जिसकी बार बार चर्चा अभी पिछले दिनों भी हुई थी और एक विवाद का विषय जो हमेशा रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपको हमारी बातचीत का आशय सिर्फ इतना है कि आप इस किताब में जो तथ्य हैं उनको, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पाके इस किताब को खरीद कर पढ़ें, ताकि आपको पूर्ण तथ्य पता चल सके। तो हम ऐसी ही बातचीत करेंगे जिससे आपको इस किताब के अंदर जो तथ्य समाहित हैं उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी मिल सके। तो बहुत एक चर्चा होती है कि दोबारा उनको बुलाया नहीं गया होता तो भारत गुलाम नहीं होता। इस तथ्य को आप कैसे देखते हैं? और आपने अपनी किताब में उसको लिखा है, लेकिन दर्शकों को बताएं। एक हमेशा सबसे पहले दौलत खान लोधी ने बुलाया था बाबर को, उसके बारे में चर्चा नहीं होती, और चर्चा होती है तो ये होती है कि महाराणा संग्राम सिंह ने, या जिनको राणा सांगा भी हम बुलाते हैं, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। अब इसका साक्ष्य क्या है हमारे पास? इसका साक्ष्य कोई नहीं है सिवाय बाबरनामा के। बाबरनामा में एक लाइन में बाबर ये बताता है कि राणा सांगा ने मुझे बोला कि आप हमारी मदद करना है, हम साथ मिलकर के युद्ध लड़ेंगे, और आप आगरा से आइए, मैं इधर से आऊँगा, और इस तरह से हम लोधी को हरा देंगे। लेकिन राणा सांगा ने अपने प्रॉमिस को या अपने वचन को महत्व नहीं दिया, और वो नहीं आता है, उसको ट्रेटर की तरह एड्रेस करता है बाबर। लेकिन अगर सत्य को हम देखने की कोशिश करेंगे तो इस घटना से पहले बाबर खुद राणा सांगा की बहुत प्रशंसा कर रहा है, जब वो बता रहा है कि हिंदुस्तान के कौन से राजा हैं जिनको वो जानता है। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल, अब हम ये 1520 वगैरह के आसपास की घटना की बात कर रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस समय भी जब हिंदुस्तान का डिस्क्रिप्शन बाबर देता है, हिंदुस्तान एज अ देश, वो ये बताता है हिंदुस्तान का मतलब है हिमालय, सबसे ऊपर में पर्वत है हिमालय कश्मीर में, 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। और जो भारत का डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह से अभी जो विष्णु पुराण में भी आता है, सिमिलर डिस्क्रिप्शन भारत का या हिंदुस्तान का बाबर भी देता है। तो मतलब भारत एज अ जोग्राफिकल पॉलिटिकल एंटाइटी उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था बाबर के शब्दों के हिसाब से। अब वापस आते हैं राणा सांगा के किस्से को लेकर के। तो राणा सांगा की काफ़ी प्रशंसा करता है बाबर, और बताता है कि वो बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, और इनफैक्ट वो हिंदूपति की तरह जाना जाता है, क्योंकि हिंदुओं का संरक्षक है वो। और वो खुद बताता है कि कैसे लोधीस को उसने कई बार पराजित किया है, उसने मालवा को अपने अधीन ले लिया है, और जब पहले वो सिर्फ चित्तौड़ में रूल करता था, लेकिन अब उसका एम्पायर काफ़ी बढ़ चुका है, वो बात कर रहा है बाबर। और यहाँ बाबर एक ऐसा राजा है या बादशाह है जो हमेशा हारता रहा है, उसने कोई वैसी विक्ट्रीज नहीं लाई अपने लाइफ में, वो सिर्फ काबुल में आकर के थोड़ा स्टेबल हो पाता है। अब महाराणा संग्राम सिंह जो इतने बड़े राजा हैं, जिन्होंने इतने सारे लोगों को पराजित किया है, उसको एक ऐसे राजा की क्या आवश्यकता पड़ेगी अलायंस की, जो अभी तक युद्ध सिर्फ हारता आया है। अभी तक उसने कोई बड़ी विजय नहीं प्राप्त की है। और इससे पहले भी महाराणा संग्राम सिंह ने लोधी को हराया, ऐसा नहीं कि उन्होंने हराया नहीं है।
अब मैंने फिर क्या सोचा कि अगर बाबरनामा के अलावा कोई और भी सोर्स है तो वो मुझे निकालना चाहिए। सो मैंने मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास बोल करके डॉक्यूमेंट है, जो वहाँ के राजपूत भी अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया करते थे। तो उस डॉक्यूमेंट को मैंने एक्सेस किया और वहाँ पे जो राजपुरोहित हैं उस वंश के, उनके हिसाब से बाबर ने राणा संग्राम सिंह से मदद मांगी। राणा संग्राम सिंह ने बोला कि मैं करूंगा मदद, ये वो पुरोहित बोल रहे हैं। लेकिन कहानी ऐसे जाती है कि बाबर को इन्होंने नहीं बुलाया, बाबर वैसे भी आने वाला था। इन्होंने, यानी कि बाबर ने संग्राम सिंह से, राणा सांगा से मदद मांगी। और उसके साथ साथ बाद में फिर ये डिसीजन लिया गया कि ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि सांप तो सांप होता है, बाबर को ये लोग सांप की तरह देख रहे थे और हमको सांप के साथ नहीं जाना चाहिए। और ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मूव मैं मानता हूँ, क्योंकि जब आप ऐसे युद्ध में होते हैं, जब इनफैक्ट मैंने पानीपत की लड़ाई में बताया है कि बाबर ने ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल किया है। जो गांव वगैरह वहाँ पे हैं, वो बोलता है कि जो जो गांव के लोग हैं वो हमारे लिए शील्ड की तरह एक्ट करेंगे। तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तब तक लोदी की सेना ऑलरेडी थक चुकी होगी, फिर हम पीछे से जाके अटैक करेंगे। तो जो जनता को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रहा है, उसकी मोरालिटी और राणा संग्राम सिंह के मोरालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ वो अपने लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं और बिल्कुल सही थे वो जब उन्होंने कॉल लिया कि मैं बाबर का मदद करने नहीं जा रहा हूँ। सो ट्रायंगुलेशन ऑफ सोर्सेज से हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि राणा संग्राम सिंह को बाबर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, बाबर को संग्राम सिंह की आवश्यकता थी। और बाद में अगर संग्राम सिंह आगे नहीं जाते हैं, ये उनका खुद का कॉल था। और अगर उसको इनवाइट किया जाता या नहीं जाता, उसको आना ही था, क्योंकि ये क्वेस्ट उसके दिमाग में हमेशा था कि मुझे हिंदुस्तान जाना है और तैमूर के शासन को फिर से इस्टेब्लिश करना है।